नमस्कार बच्चों, वेलकम टू ऑल इन द लेक्चर नंबर सेकेंड ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। मैं आपका केमिस्ट्री मास्टर। प्रीवियस लेक्चर में आप लोगों ने जस्ट इंट्रोडक्शन पढ़ा था कॉम्प्लेक्सेस का, डबल सॉल्ट एंड कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के बीच में डिफरेंस पढ़ा था। अब डबल सॉल्ट तो हमारा ये चैप्टर है नहीं, चैप्टर का नाम क्या है? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। तो एक बार डेफिनेशन देखेंगे फिर से कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स का नाम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स क्यों होता? अब यही बात हो गई कि विपिन सर आपका नाम विपिन क्यों है? तो नहीं, वैसी बात नहीं है, ध्यान से सुनो। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स आर कॉल्ड कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स क्यों? बिकॉज दे कंटेन कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स। कौन सा बॉन्ड कंटेन करते हैं? कोऑर्डिनेट बॉन्ड। किसके किसके बीच में? सेंट्रल मेटल और लीजेंड्स के बीच में। सेंट्रल मेटल एंड लीजेंड्स के बीच में कौन सा बॉन्ड होता है? कोऑर्डिनेट बॉन्ड। लास्ट लेक्चर पे बताया था, हाँ या ना? हाँ, ठीक है। और कोऑर्डिनेट बॉन्ड कंटेन करने के कारण इन्हें क्या बोलते हैं? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स बोलते हैं। क्लियर हो गया इतना? कोई कंफ्यूजन यहाँ तक नहीं? तो लिखता मैं, द कंपाउंड्स in which central metal is directly attached with the न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स। ये बुक किस लैंग्वेज है? जो पहले मैंने आपको बताया वो समझाने वाली लैंग्वेज है। न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स और आयंस। अब आयंस में जो है वो मोस्टली एनायंस होते हैं, एनायंस, बट समटाइम्स मे बी कैटायंस, मे बी कैटायंस। अब जरा लैंग्वेज को ऊपर से पढ़ते। द कंपाउंड्स इन विच सेंट्रल मेटल इज डायरेक्टली अटैच्ड विद द न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स और आयंस थ्रू कोऑर्डिनेट बॉन्ड, थ्रू कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स, सो कॉल्ड कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। इस वजह से हम इन्हें क्या बोलते हैं? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। क्लियर हो गया इतना? ठीक है। यहां से देखो, ये जो न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स और आयंस है ना, दीज न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स एंड आयंस आर कॉल्ड लीजेंड्स। इन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं? लीजेंड्स। जो पढ़ना है हमें अभी इस टॉपिक में आगे। तो सेंट्रल मेटल और लीजेंड्स एक दूसरे के साथ किस बॉन्ड की हेल्प से हेल्ड होते हैं? कोऑर्डिनेट बॉन्ड की हेल्प से हेल्ड होते हैं। दैट्स व्हाई दिस कंपाउंड्स आर कॉल्ड कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। क्वेश्चन, सेंट्रल मेटल और लीजेंड के बीच में कौन सा बॉन्ड होता है? आंसर है कोऑर्डिनेट बॉन्ड। क्लियर हो गया? ठीक है, ओके। अब कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की जो सबसे पहले सिस्टमैटिक स्टडी की थी, सर्वप्रथम कॉम्प्लेक्सेस की जिस साइंटिस्ट ने सिस्टमैटिक स्टडी की थी, उस साइंटिस्ट का नाम था वार्नर। क्या नाम था? वार्नर। तो टॉपिक आया वार्नर थ्योरी ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। पढ़ोगे लिखा है वार्नर थ्योरी ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स। तो समझते हैं। वार्नर वॉज द फर्स्ट साइंटिस्ट who systematically स्टडी द कॉम्प्लेक्सेस, जिसने सर्वप्रथम कॉम्प्लेक्स की सिस्टमैटिक स्टडी की थी। वार्नर ने सबसे पहले फिजिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी, आइसोमेरिज्म, इन सब के बारे में बताया था अबाउट द कॉम्प्लेक्सेस। वार्नर को फादर ऑफ द कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री भी बोला जाता और उनके इस योगदान के लिए इन्हें नोबेल प्राइज़ भी मिला था। तो फादर ऑफ कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री कौन है? वार्नर है। इनके इसी योगदान के लिए इन्हें कौन सा प्राइज़ भी मिला था बेटा? नोबेल प्राइज़ भी मिला था। अब ये सब कोई नीट के क्वेश्चन नहीं हो सकते, लेकिन हाँ चर्चा का विषय हो सकता है। तो सबसे पहले सिस्टमैटिक स्टडी अबाउट द कॉम्प्लेक्सेस, अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ कॉम्प्लेक्सेस, अबाउट द प्रॉपर्टीज एंड आइसोमेरिज्म ऑफ कॉम्प्लेक्सेस किसने किया था? वार्नर ने किया था। क्लियर हुआ इतना? ठीक है, आगे समझते हैं। वार्नर ने कोबाल्ट के कॉम्प्लेक्सेस में सबसे पहले अपने कॉन्सेप्ट्स को समझाया था। किसके कॉम्प्लेक्सेस में बेटा? कोबाल्ट के कॉम्प्लेक्सेस का एग्जांपल लिया था। क्लियर? तो वार्नर का जो कॉम्प्लेक्सेस था उसको मॉडर्न तरीके में किस तरीके से लिखते हैं ये मैं आपको समझाने जा रहा हूँ। फिर से बोलता हूँ, वार्नर के जो कॉम्प्लेक्सेस थे, मतलब वार्नर ने जिन कॉम्प्लेक्सेस में स्टडी की थी, उन कॉम्प्लेक्सेस को आज के ज़माने में मॉडर्न तरीके से किस तरीके से लिखते हैं ये मैं लिखने जा रहा हूँ। क्लियर? तो क्या होता है, सबसे पहले हमारे पास एक कैटायन होता है। ध्यान से समझना, कॉम्प्लेक्सेस के स्ट्रक्चर के बारे में बात हो रही इन द मॉडर्न वे।
कैटायन, कैटायन के जस्ट बाद एक स्क्वायर ब्रैकेट रहता है। स्क्वायर ब्रैकेट में एक मेटल होगा जिसे हम सेंट्रल मेटल बोलते हैं, एंड सेंट्रल मेटल इज सराउंडेड बाय लीजेंड्स and n lesions, n is the number of lesions, n is the number of lesions, क्लियर। तो क्या होगा, कैटायन देन एक स्क्वायर ब्रैकेट, स्क्वायर ब्रैकेट में पहले एक मेटल होगा जिसे हम सेंट्रल मेटल बोलेंगे, सेंट्रल मेटल के बाद न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स या फिर आयंस होगी जिन्हें हम लीजेंड्स बोलते हैं, और उनकी जनसंख्या n है। क्लियर हुआ, ठीक है। अब इसको पढ़ने का तरीका, कैटायन स्क्वायर ब्रैकेट, और अगर कैटायन नहीं हुआ तो स्क्वायर ब्रैकेट के साथ एनायन आएगा। स्क्वायर ब्रैकेट के साथ क्या आएगा, एनायन। ध्यान से समझो, कैटायन स्क्वायर ब्रैकेट या फिर स्क्वायर ब्रैकेट एनायन, ये मॉडर्न तरीका है टू राइट द वार्नर कॉम्प्लेक्सेस, क्लियर हुआ इतना, ठीक है। ध्यान से सुनते जाओ, फिर से बोलता हूँ, कैटायन स्क्वायर ब्रैकेट या फिर स्क्वायर ब्रैकेट एनायन। क्लियर हो गया इतना, कोई कन्फ्यूज़न है नहीं। अब या तो मैं इतना आपको समझाऊंगा या फिर कैटायन को हटाकर इतना आपको समझाया जाएगा, तो या तो इतना समझो या फिर उतना समझो, तो मैं इधर वाला हिस्सा लेता हूँ। क्लियर। अब अगर इसे आप ध्यान से देखो, और आपको बोला जाए कि बेटा इसे आयोनाइज करो, तो आप जानते हैं कि डब्बे के पहले से आयोनाइजेशन होता है या डब्बे के बाद से। तो अभी इतना ले रहे हैं ना हम लोग, कैटायन डब्बा या फिर डब्बा एनायन, तो हमने कैटायन डब्बे को कंसीडर किया। क्लियर है। अब जरा ध्यान से समझो, कैटायन आयोनाइज होगा लेकिन ये डब्बा तो आयोनाइज नहीं होगा, हाँ या ना, हाँ। तो इस कैटायन को हम लोग आउटर स्पेयर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आउटर स्पेयर। और ये जो डब्बा आपको दिखाई दे रहा है ना, इस डब्बे को हम लोग इनर स्पेयर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इनर स्पेयर। समझते हैं ना ध्यान से, आउटर स्पेयर, इनर स्पेयर। डब्बे के बाहर जो भी है वो आयोनाइज होगा, वो क्या होगा, आयोनाइज होगा। इसलिए हम लोग इसे आयोनाइजेबल स्पेयर भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, आयोनाइजेबल स्पेयर। डब्बा तो आयोनाइज नहीं होता, इसलिए इसे हम नॉन आयोनाइजेबल स्पेयर बोलेंगे। क्या बोलेंगे, नॉन आयोनाइजेबल स्पेयर। क्लियर है, कोई कन्फ्यूजन है नहीं। आउटर स्पेयर या आयोनाइजेबल स्पेयर को एक और नाम दिया जाता है जो लास्ट लेक्चर में मैंने आपको सिखाया था, दैट इज कॉल्ड काउंटर आयन। क्या बोलते हैं बेटा, काउंटर आयन। काउंटर आयन क्या होता है, काउंटर आयन वो नॉन कोऑर्डिनेटेड आयन है जो कॉम्प्लेक्सेस की इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को मेंटेन रखता है। अब इसको इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल कौन करेगा, यही न्यूट्रल करेगा, तो ये काउंटर आयन होगा, हाँ या ना, हाँ। इस डब्बे को हम लोग बोलते हैं कॉम्प्लेक्स और कोऑर्डिनेशन, कॉम्प्लेक्स और कोऑर्डिनेशन आयन और स्पेयर और एंटिटी, कोई भी नाम आप दे सकते हैं। यहाँ देखो 6 नाम लिखे हैं, कैसे, कॉम्प्लेक्स आयन, कॉम्प्लेक्स स्पेयर, कॉम्प्लेक्स एंटिटी, या फिर कोऑर्डिनेशन आयन, कोऑर्डिनेशन स्पेयर, कोऑर्डिनेशन एंटिटी। इन सभी का मतलब क्या है, वो डब्बा। इन सभी का मतलब क्या है, डब्बा। क्लियर हुआ इतना, ठीक है। तो कैटायन डब्बे में से कैटायन आउटर स्पेयर होगा, आयोनाइजेबल स्पेयर होगा, काउंटर आयन होगा। डब्बा क्या कहलाएगा, इनर स्पेयर, नॉन आयोनाइजेबल स्पेयर या फिर कॉम्प्लेक्स आयन, कॉम्प्लेक्स स्पेयर, कॉम्प्लेक्स एंटिटी एंड सो ऑन। क्लियर है। अब जितनी चीज़ें मैंने कैटायन के बारे में बताई हैं, ये सारी चीज़ें एनायन के बारे में भी हो गया। अगर कॉम्प्लेक्स हमारा डब्बा एनायन होगा, डब्बा एनायन, तो एनायन कहलाएगा आउटर स्पेयर, एनायन कहलाएगा आयोनाइजेबल स्पेयर, और एनायन ही कहलाएगा काउंटर आयन। एनायन ही क्या कहलाएगा, काउंटर आयन। इसमें जो n है, n, अब n की चर्चा कर लेते हैं। लीजेंड्स होल n, n है नंबर ऑफ लीजेंड्स, नंबर ऑफ लीजेंड्स। बोल सही की गलत, सही, कोई कंफ्यूजन है यहाँ तक, नहीं, क्लियर। और जितने लीजेंड्स होंगे वही कहलाएगा कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ सेंट्रल मेटल, वही क्या कहलाएगा, कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ सेंट्रल मेटल। एक नया टर्म इंट्रोड्यूस हुआ यहाँ पर, फोकस करो। टर्म का नाम है कोऑर्डिनेशन नंबर। किसका कोऑर्डिनेशन नंबर, सेंट्रल मेटल का। क्लियर है। अगर यहाँ पर लीजेंट 6 हुए, होल 6 लिखा हुआ, तो सेंट्रल मेटल का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा, 6। यहाँ होल 4 लिखा हुआ, तो सेंट्रल मेटल का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा, 4 होगा। बस इतना याद रखना कि ये अभी कोऑर्डिनेशन नंबर की अधूरी डेफिनेशन है।
अभी ये पूरी डेफिनेशन नहीं है, बेसिकली आप यहीं से समझ सकते हैं छोटी छोटी चीज़ों को। तो कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ सेंट्रल मेटल क्या होता है, मैं कभी भी पूछूं कि सेंट्रल मेटल का कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है, तो आज तक के नॉलेज के बेसिस में आप बता दो सर कि नंबर ऑफ लीजेंड्स, जितने लीजेंड्स होंगे वही सेंट्रल मेटल का क्या कहलाएगा, कोऑर्डिनेशन नंबर। क्या ये पूरी डेफिनेशन है? नहीं, पूरी डेफिनेशन नहीं है। समझ में आ गया इतना? कोई डाउट है यहाँ तक? नहीं, क्लियर। पूरी डेफिनेशन कहाँ आएगी? आगे आएगी नेक्स्ट लेक्चर पर। तो वापस आ जाते हैं। आउटर स्पेयर, इनर स्पेयर, आयोनाइजेबल, नॉन आयोनाइजेबल, काउंटर आयन, दिस इज कॉम्प्लेक्स आयन। एन इज द नंबर ऑफ लीजेंड्स, जितने लीजेंड्स होते हैं वही क्या कहलाता है, कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ सेंट्रल मेटल। क्लियर हो गया? अब अगर मैं इस पर बेस्ड एग्जांपल लिखूं तो जरा एग्जांपल देखो। जैसे लिखा है फेरो का फार्मूला याद करो, कल बताया था Fe का होल 6। अब जरा इसे देखो, दिस इज कैटायन, दिस इज कॉम्प्लेक्स आयन, तो ये है आउटर स्पेयर, और ये क्या कहलाएगा, इनर स्पेयर, कैटायन डब्बा। या फिर दूसरा एग्जांपल देखो, ऐसा लिखा हुआ है CONH3 का होल 6 Cl3। आप अभी बहुत कुछ मन में आ रहा होगा कि यहाँ 6 कैसे लिख दिया, यहाँ 3 कैसा लिखा। अरे 2-3 लेक्चर रुको, आप भी लिखना सीख जाएंगे। ये सब कॉन्सेप्ट्स हैं कि यहाँ 6 क्यों है, यहाँ 3 क्यों है, आप भी जानेंगे इसको, लेकिन अभी सेकेंड लेक्चर पर नहीं जान सकते आप। अब जरा इसे देखो, कैटायन डब्बा, इसे देखो डब्बा एनायन, तो कैटायन डब्बा या फिर डब्बा एनायन, आउटर स्पेयर, इनर स्पेयर, आयोनाइजेबल, नॉन आयोनाइजेबल, काउंटर आयन, कॉम्प्लेक्स आयन। यहाँ पर आओ, इनर, आउटर, नॉन आयोनाइजेबल, आयोनाइजेबल, कॉम्प्लेक्स आयन, काउंटर आयन। पहचानना सीखे कि नहीं सीखे? सीख गए। कोई दिक्कत है यहाँ तक? नहीं, ओके। अब वार्नर थ्योरी क्या कहती है? वार्नर थ्योरी सेंट्रल मेटल को पकड़ती है। किसको पकड़ती है? सेंट्रल मेटल। वार्नर की पूरी थ्योरी सेंट्रल मेटल के अराउंड घूमती है। वार्नर थ्योरी कहती है कि जो सेंट्रल मेटल है ये लीजेंड्स से इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करता है। सेंट्रल मेटल लीजेंड्स से इलेक्ट्रॉन पेयर को क्या करता है? एक्सेप्ट करता है। मतलब सेंट्रल मेटल इज अ इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर। सेंट्रल मेटल क्या हुआ? एक इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर। और जो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर होते हैं हम उन्हें लुईस एसिड्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लुईस एसिड। तो सेंट्रल मेटल क्या हुआ? एक लुईस एसिड हुआ। तो आगे की स्टडी हमारी सेंट्रल मेटल के आसपास चलेगी। चलो देखते हैं। टॉपिक चालू हो रहा है वार्नर थ्योरी में सेंट्रल मेटल। तो सेंट्रल मेटल क्या करता है? एक्सेप्ट द इलेक्ट्रॉन पेयर फ्रॉम लीजेंड्स। और ऐसी स्पेसीज जो इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करती हैं दे आर कॉल्ड लुईस एसिड्स। उन्हें क्या बोलते हैं? लुईस एसिड्स बोलते हैं। जो ट्रांजिशन मेटल्स होते हैं, ट्रांजिशन मेटल मतलब डी ब्लॉक के एलिमेंट्स, ठीक है। ट्रांजिशन मेटल्स हैव अ वेरी हाई टेंडेंसी टू फॉर्म द कॉम्प्लेक्सेस, मतलब ट्रांजिशन मेटल हैव अ वेरी हाई टेंडेंसी टू एक्ट एज अ सेंट्रल मेटल, तो ट्रांजिशन मेटल हैव वेरी हाई टेंडेंसी टू फॉर्म complexes and act as central metal। क्वेश्चन आता है ऐसा क्यों होता है? ड्यू टू, मतलब ऐसे कौन कौन से मेटल्स हैं जो एज अ सेंट्रल मेटल बिहेव करेंगे, तो वो मेटल्स एज अ सेंट्रल मेटल बिहेव कर सकते हैं, या ट्रांजिशन मेटल एज अ सेंट्रल मेटल इसलिए बिहेव करते हैं बिकॉज दे हैव अ वेरी हाई पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी। अब अगर हाई पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी होगी तो पॉजिटिव चार्ज क्या करेगा? लीजेंड्स के इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ एक्सेप्ट करेगा, और अगर लीजेंड्स के इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करेगा तो उसके कॉम्प्लेक्स बनाने की टेंडेंसी इंक्रीज करेगी। सेकेंड, इलेक्ट्रॉन को सिर्फ एक्सेप्ट नहीं करना, किसी को एक्सेप्ट करके तुम्हारे पास जगह भी तो होनी चाहिए उसे रखने के लिए, तो दे हैव वैकेंट डी ऑर्बिटल्स। समझा कि नहीं समझा? समझा। जैसे कोई ट्रांजिशन मेटल है एंड इट इज अ लीजेंड्स क्या होते हैं? न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स होते हैं। सपोज करो उसके पास ये लोन पेयर है। अब ट्रांजिशन मेटल, कौन सा मेटल? ट्रांजिशन मेटल
के पास पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी बहुत ज़्यादा है। अब ट्रांजिशन मेटल के पास पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी क्यों ज़्यादा होती, इसको समझने के लिए आपको यह समझना पड़ेगा कि जो ट्रांजिशन मेटल कैटायन होता है, ट्रांजिशन मेटल कैटायन के आउटर आउटर जो क्या बोलते हैं ऑर्बिटल है, वो डी ऑर्बिटल है। ट्रांजिशन मेटल कैटायन का आउटर ऑर्बिटल डी ऑर्बिटल है, और डी ऑर्बिटल का स्क्रीनिंग इफेक्ट बहुत पुअर होता है। स्क्रीनिंग इफेक्ट बहुत पुअर हुआ तो जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है, जो पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी है, वो इंक्रीज करेगी। फिर से बोलता हूँ, ट्रांजिशन मेटल कैटायन के आउटर पर डी ऑर्बिटल्स है, और डी ऑर्बिटल्स का स्क्रीनिंग इफेक्ट या शील्डिंग इफेक्ट बहुत कम होता है, और स्क्रीनिंग इफेक्ट या शील्डिंग इफेक्ट कम है तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा होगा। केमिकल बॉन्डिंग में सीखते हैं, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा मतलब पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी ज़्यादा। तो ट्रांजिशन मेटल कैटायन के पास पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी ज़्यादा। पॉजिटिव चार्ज इस लीजन को अपनी तरफ क्या, इस लीजन पर प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, और अट्रैक्ट करेगा तो उसे रखेगा कहाँ पर, तो उसके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल्स होते हैं। क्या होते हैं, वैकेंट डी ऑर्बिटल्स। क्लियर हो गया? तो ठीक है, क्वेश्चन सुनो। सेंट्रल मेटल क्या करता है, इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करता है कि इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करता है? आंसर, इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करता है। और जो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करता वो कैसे एक्ट करता है, एज अ लुईस एसिड। तो सेंट्रल मेटल एक्ट एज अ लुईस एसिड। सेंट्रल मेटल की तरह पूरी पीरियोडिक टेबल में कौन से ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं जो एक्ट कर सकते हैं एज अ सेंट्रल मेटल? आंसर इज अ ट्रांजिशन मेटल्स। क्यों ट्रांजिशन मेटल एक्ट करते हैं एज अ सेंट्रल मेटल? क्यों ट्रांजिशन मेटल्स हैव अ वेरी हाई टेंडेंसी टू फॉर्म अ कॉम्प्लेक्स? या फिर वो कौन से मेटल्स हैं जो एक्ट कर सकते हैं एज अ ट्रांजिशन मेटल्स, सॉरी एज अ सेंट्रल मेटल्स? तो वो मेटल्स विच हैव अ वेरी हाई पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी एंड विच हैव अ वैकेंट डी ऑर्बिटल्स, दे एक्ट एज अ सेंट्रल मेटल। क्लियर हो गया? कोई कंफ्यूजन है? पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी क्या करेगी, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा, इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा, और अट्रैक्ट करके उसको अपने वैकेंट डी ऑर्बिटल में प्लेस कर देगा। क्लियर हुआ? कोई कंफ्यूजन है यहाँ तक? नहीं। अगली बात, इन द कॉम्प्लेक्सेस, ध्यान से सुनो, कॉम्प्लेक्सेस में सेंट्रल मेटल के पास दो टाइप की वैलेंसी होती है। अब ये देखो, अलग टाइप के कंपाउंड्स हैं, हर कंपाउंड में हर एलिमेंट के पास एक ही वैलेंसी होती है, लेकिन कॉम्प्लेक्सेस में जो सेंट्रल मेटल होता है, इट हैव टू टाइप ऑफ वैलेंसी एंड बोथ वैलेंसी मस्ट सेटिस्फाई इन ऑल कॉम्प्लेक्सेस, अदरवाइज वो कॉम्प्लेक्स एग्जिस्ट नहीं करेगा, अदरवाइज वो कॉम्प्लेक्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो नेक्स्ट पॉइंट, सेंट्रल मेटल हैव टू टाइप्स ऑफ valencies and both must be satisfied in all complexes। सेंट्रल मेटल के पास कितने टाइप की वैलेंसी होती है बेटा? दो टाइप की वैलेंसी होती है, एंड दोनों टाइप की वैलेंसी मस्ट सेटिस्फाई इन ऑल कॉम्प्लेक्सेस, तभी वो कॉम्प्लेक्स एग्जिस्ट करेगा, अदरवाइज वो कॉम्प्लेक्स गलत होगा। क्लियर हुआ इतना? जैसे मैं ऐसा लिखता हूं K4 Fe का होल 6, इसमें सेंट्रल मेटल कौन है? Fe। जरूर इस Fe की मैंने प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों टाइप की वैलेंसी को सेटिस्फाई करवा के ही ये कॉम्प्लेक्स बनाया होगा, और उसी का यूज करके मैंने यहाँ पर 4 और यहाँ पर 6 लिखा होगा। क्लियर हो गया इतना? कोई कंफ्यूजन है यहाँ तक? नहीं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ वैलेंसीज हैव द सेंट्रल मेटल? टू टाइप्स ऑफ वैलेंसीज। फर्स्ट वन इज द प्राइमरी वैलेंसी। प्राइमरी, अगर पहला प्राइमरी है तो दूसरा क्या होगा? अंग्रेजी में बोलो सेकेंडरी वैलेंसी। कौन कौन सी वैलेंसी बेटा? प्राइमरी वैलेंसी एंड सेकेंडरी वैलेंसी। क्लियर हो गया सभी को? ओके। अब समझते हैं प्राइमरी वैलेंसी क्या है, और फिर समझेंगे सेकेंडरी वैलेंसी क्या है। सुनो गौर से बच्चों, ये जो प्राइमरी वैलेंसी है ना, बताना नहीं किसी को, मैं ध्यान से बता रहा। प्राइमरी वैलेंसी जो है वो सेंट्रल मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट को रिप्रेजेंट करती है। किसको रिप्रेजेंट करती है? ऑक्सीडेशन स्टेट। तो प्राइमरी वैलेंसी रिप्रेजेंट द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल मेटल, एंड दिस सेकेंडरी वैलेंसी रिप्रेजेंट द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ सेंट्रल मेटल। वेरी गुड। इसका मतलब ये दोनों चीजें तो हमें पता है, ऑक्सीडेशन स्टेट हम निकालना जानते हैं, ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने मतलब प्राइमरी वैलेंसी आ गया। कोऑर्डिनेशन नंबर नंबर ऑफ लीजेंड्स होते हैं, अधूरी डेफिनेशन लेकिन ठीक है, काम चलेगा भी। कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है? नंबर ऑफ लीजेंड। नंबर ऑफ लीजेंड्स मतलब कोऑर्डिनेशन नंबर, कोऑर्डिनेशन नंबर आया मतलब सेकेंडरी वैलेंसी आया।
हाँ या ना? हाँ, कोई दिक्कत है यहाँ तक? नहीं, ओके। तो ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल मेटल इज कॉल्ड प्राइमरी वैलेंसी एंड कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ सेंट्रल मेटल इज कॉल्ड सेकेंडरी वैलेंसी। आगे समझो, ये जो सेंट्रल मेटल का कोऑर्डिनेशन नंबर होता है ना, इट इज ऑलवेज फिक्स। सेंट्रल मेटल का कोऑर्डिनेशन नंबर ऑलवेज क्या होता है? फिक्स एंड डिपेंड्स अपॉन चार्ज एंड साइज ऑफ सेंट्रल मेटल। वापस, सेकेंडरी वैलेंसी का मतलब क्या है? कोऑर्डिनेशन नंबर। किसका कोऑर्डिनेशन नंबर? सेंट्रल मेटल का कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ सेंट्रल मेटल इज ऑलवेज फिक्स। हर मेटल का कोऑर्डिनेशन नंबर फिक्स होता है और वो किस पर डिपेंड करता है? चार्ज और साइज पर। कोऑर्डिनेशन नंबर बेसिकली वेरी करता है 2 to 6, यूजुअली नॉर्मली 2 to 6 वेरी करता है। अगर टोटल देखें तो 2 से 16 तक वेरी करता है, लेकिन वो सब हमारा सिलेबस नहीं है। यूजुअली कोऑर्डिनेशन नंबर कहाँ से कहाँ वेरी करता है? 2 to 6 तक वेरी कर जाता है। हाँ या ना? हाँ। और ये 2 to 6 तक वेरी करना है, किस पर डिपेंड करता है? चार्ज एंड साइज ऑफ द मेटल। क्लियर हो गया इतना सभी को? कोई डाउट है यहाँ तक? नहीं, ओके। सेकेंड पॉइंट, ये जो प्राइमरी वैलेंसीज है ना, दे आर आल्सो कॉल्ड, ध्यान से समझते रहना, प्रिंसिपल। प्राइमरी वैलेंसी को ही हम प्रिंसिपल वैलेंसी बोलते हैं, या फिर आयोनाइजेबल, या फिर इसी को आयोनिक वैलेंसी भी बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? आयोनिक वैलेंसी। तो प्राइमरी वैलेंसी इज आल्सो कॉल्ड प्रिंसिपल वैलेंसी, आयोनाइजेबल वैलेंसी, या फिर आयोनिक वैलेंसी। क्लियर है? ये तो प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल। अब प्रिंसिपल वैलेंसी को सपोर्ट करने के लिए सेकेंडरी वैलेंसी आती है। मतलब ये एक एडिशनल वैलेंसी, ये एक सपोर्टिव वैलेंसी है, और सपोर्टिव चीज़ को हम ऑक्सिलरी बोलते हैं। ऑक्सिलरी मतलब एक एडिशनल वैलेंसी। ये प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल को सपोर्ट करने के लिए एक और वैलेंसी दैट इज कॉल्ड सेकेंडरी, और जो एडिशनल होता है, जो सपोर्टिव चीज़ होती है, उसे ऑक्सिलरी बोलते हैं। दैट्स व्हाई इट इज आल्सो कॉल्ड ऑक्सिलरी। ऑक्सिलरी स्पेलिंग गलत, फिर से लिखता हूँ, आल्सो कॉल्ड AUXILLARY, ऑक्सिलरी, या फिर इसी को हम लोग नॉन आयोनाइजेबल या फिर नॉन आयोनिक वैलेंसी बोलते हैं। ठीक है, एक बार देख लो। प्राइमरी वैलेंसी ऑक्सीडेशन स्टेट को रिप्रेजेंट करता है ऑफ द सेंट्रल मेटल। सेकेंडरी वैलेंसी कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ सेंट्रल मेटल को रिप्रेजेंट करता है। सेंट्रल मेटल का जो, या मेटल का जो कोऑर्डिनेशन नंबर है वो फिक्स होता है, डिपेंड करता है किस पर? चार्ज और साइज पर। प्राइमरी वैलेंसी प्रिंसिपल वैलेंसी है, आयोनाइजेबल है या आयोनिक वैलेंसी है। ये प्रिंसिपल नहीं है, ये प्रिंसिपल है। अगर ये प्रिंसिपल है मतलब ये इसके साथ एडिशनल वैलेंसी हो गई, ये सपोर्टिंग वैलेंसी हो गई। सपोर्टिंग मतलब ऑक्सिलरी वैलेंसी या नॉन आयोनाइजेबल या नॉन आयोनिक वैलेंसी। क्लियर हुआ इतना? कोई दिक्कत है यहाँ तक? नहीं, ठीक। आगे देखो, ये जो प्राइमरी वैलेंसीज हैं, प्राइमरी वैलेंसीज, these primary valencies are satisfied by anions, प्राइमरी वैलेंसी को कौन सेटिस्फाई करता है? एनायन सेटिस्फाई करता है। एंड इट्स अटैचमेंट with central metal is denoted by dotted line। प्राइमरी वैलेंसी को कौन सेटिस्फाई करता है? एनायंस। और इन एनायंस का सेंट्रल मेटल के साथ जो अटैचमेंट है वो किस लाइन से डिनोट किया जाता है? डॉटेड लाइन से डिनोट किया जाता है। आते हैं सेकेंडरी वैलेंसी। सेकेंडरी वैलेंसी तो कोऑर्डिनेशन नंबर होता है, और कोऑर्डिनेशन नंबर मतलब नंबर ऑफ लीजेंड्स होता है। और लीजेंड्स क्या होते हैं? न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स या फिर आयंस, मतलब दे आर सेटिस्फाइड बाय न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स और आयंस। अब आयंस में आप जानते हैं मोस्टली एनायंस, समटाइम्स कैटायंस। एंड इट्स अटैचमेंट विद किसके साथ? मेरे साथ नहीं यार, अपने साथ कोई अटैचमेंट नहीं है। विद सेंट्रल मेटल, सब मोह माया है। विद सेंट्रल मेटल इज डिनोटेड बाय सॉलिड लाइन।
अब सॉलिड लाइन क्या है यार, ऐसी लाइन सॉलिड लाइन कहलाएगी, ये डॉटेड लाइन है, ये सॉलिड लाइन है। क्लियर हो गया, कोई दिक्कत है यहाँ तक? नहीं, ठीक है। फिर से, प्राइमरी वैलेंसी किसको रिप्रेजेंट करता है? ऑक्सीडेशन स्टेट। प्राइमरी वैलेंसी का दूसरा नाम क्या है? प्रिंसिपल वैलेंसी, आयोनाइजेबल वैलेंसी, आयनिक वैलेंसी। प्राइमरी वैलेंसी को कौन सेटिस्फाई करता है? एनहांस सेटिस्फाई करता है। और इसका सेंट्रल मेटल के साथ जो अटैचमेंट है उसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं? डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट एंड वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर ये आयोनाइजेबल है, प्राइमरी वैलेंसी अगर आयोनाइजेबल है मतलब ये आयोनिक वैलेंसी है, तो ये नॉन डायरेक्शनल होंगी, नॉन डायरेक्शनल होंगे। आप जानते हैं कि जो आयोनिक कंपाउंड्स होते हैं दे डज नॉट हैव डेफिनेट ज्योमेट्री। आयोनिक बॉन्ड्स नॉन डायरेक्शनल होते हैं, और अगर ये वैलेंसीज आयोनाइजेबल हैं तो आयोनाइजेबल वैलेंसीज नॉन डायरेक्शनल होंगी। और अगर ये नॉन डायरेक्शनल होंगी तो ये ज्योमेट्री को डिफाइन नहीं करेंगी, न को डिफाइन ज्योमेट्री। मतलब प्राइमरी वैलेंसी की हेल्प से कॉम्प्लेक्स की ज्योमेट्री डिफाइन नहीं होती। यहां पर आते हैं, सॉलिड लाइन है ना, ये सॉलिड लाइन जानते हो क्या है? एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड है। मैंने इसको बना दिया, सॉलिड लाइन क्या है? एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड है। और कोऑर्डिनेट एक टाइप का कोवैलेंट बॉन्ड है, और कोवैलेंट बॉन्ड्स तो डायरेक्शनल होते, कोऑर्डिनेट या कोवैलेंट बॉन्ड्स तो डायरेक्शनल होते। मतलब ये बॉन्ड्स डायरेक्शनल हैं, मतलब सेकेंडरी वैलेंसी डायरेक्शनल है, मतलब लीजेंड्स का अटैचमेंट डायरेक्शनल है इन द 3 डायमेंशनल स्पेस। और अगर लीजेंड्स का अटैचमेंट विद द सेंट्रल मेटल डायरेक्शनल है इन 3 डायमेंशनल स्पेस, मतलब कि सेकेंडरी वैलेंसी विल डिफाइन ज्योमेट्री। सेकेंडरी वैलेंसी विल डिफाइन क्या होता है यार? डिफाइन ज्योमेट्री। ध्यान से सुनो, प्राइमरी वैलेंसी ज्योमेट्री डिफाइन नहीं करते। ज्योमेट्री को कौन डिफाइन करता है? सेकेंडरी वैलेंसी डिफाइन करेगा, क्योंकि सेकेंडरी वैलेंसी सॉलिड लाइन मतलब कोऑर्डिनेट बॉन्ड से, कोऑर्डिनेट बॉन्ड डायरेक्शनल बॉन्ड होता है। डायरेक्शनल है मतलब लीजेंड्स का स्पेशियल अरेंजमेंट होगा। अब इसमें मैं केस स्टडी बताता हूं आपको। अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 2 है मतलब वो कॉम्प्लेक्स ML2 टाइप का है। किस टाइप का है? ML2 टाइप। आप चाहें तो डब्बा बंद करके N+- भी लगा सकते हैं। ML2 टाइप का है, इसका मतलब वो ज्योमेट्री लीनियर होगी। सेंट्रल मेटल, दिस इज लीजेंड, दिस इज लीजेंड, सॉलिड लाइन। दूसरा केस, अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 3 है तो ज्योमेट्री ट्राइगोनल होगी, स्पेशियल अरेंजमेंट ट्राइगोनल होगा, लीजेंड्स का अरेंजमेंट ट्राइगोनल होगा। लाइक ML3, अब मैं N+- नहीं लगा रहा। ट्राइगोनल कैसे बनता है? ML, all of these are coordinate bond. Lesions donates its electron pair to the central metal. Central metal accept the electron pair from the lesions. It is a Lewis acid. Trigonal. तीसरा देखो, अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 हुआ तो ज्योमेट्री 4 से टेट्राहीड्रल हो सकती है या फिर स्क्वायर प्लेनर हो सकता है। टेट्राहीड्रल या फिर स्क्वायर प्लेनर। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 ज्योमेट्री टेट्राहीड्रल या स्क्वायर प्लेनर। लाइक ML4, आप चाहे तो N+- लगा सकते हो, मैंने स्किप कर दिया है। टेट्राहीड्रल कैसे बनता है? टेट्राहीड्रल ML4, दिस इज टेट्राहीड्रल। ML4, this is tetrahedral, nothing else. Square planar, FM, central metal, M. Square planar, स्क्वायर 4 लीजेंड, 4 स्क्वायर के फॉर्म पे, ML4। तो बताओ मुझे यहां पर, हेयर इज अ कोऑर्डिनेशन नंबर 2, सेकेंडरी वैलेंसी 2, ज्योमेट्री लीनियर। कोऑर्डिनेशन नंबर 3 मतलब ज्योमेट्री सेकेंडरी वैलेंसी 3, ज्योमेट्री ट्राइगोनल। नजर आ रहा है आपको? ट्राइगोनल। ML4 मतलब कोऑर्डिनेशन नंबर 4, दैट मीन्स कि सेकेंडरी वैलेंसी 4, और सेकेंडरी वैलेंसी विल डिफाइन द ज्योमेट्री आइदर टेट्राहाइड्रल और स्क्वायर प्लेनर। अब टेट्राहाइड्रल की स्क्वायर प्लेनर ये तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी बताएगी जो आगे हम पढ़ेंगे, अभी चर्चा का विषय नहीं है वो। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 तक हुआ, आगे देखो। कहाँ तक पहुँच गए? ABC। नेक्स्ट D। अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 5 है मतलब कॉम्प्लेक्स ML5 टाइप का है तो 5 में स्क्वायर पिरामिडल हो सकता है,
स्क्वायर पिरामिडल, केमिकल बॉन्डिंग से आप सीखते हैं, या फिर ट्राइगोनल बाई पिरामिडल हो सकता है, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। स्क्वायर प्लेन, स्क्वायर पिरामिडल कैसे बनता? तो पहले एक स्क्वायर बनाओ, बन गया स्क्वायर। पिरामिडल, एक पिरामिड एल, यहां से पिरामिड बन जाएगा, पिरामिड एम एल्फा स्क्वायर पिरामिडल। या ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, तो एक ट्राइगोनल बनाओ, बाई पिरामिडल मतलब दो पिरामिड, एक पिरामिड ऊपर से और एक पिरामिड नीचे से, नीचे से एक पिरामिड, ऊपर से एक पिरामिड, एम एल्फा है, एम एल्फा है। अब होगा क्या वो अभी डिफाइन नहीं होगा, दोनों में से कोई एक हो सकता है अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 5 है। नेक्स्ट, अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है मतलब कॉम्प्लेक्स ML6 टाइप का है, ML6 टाइप का, तो ज्योमेट्री ऑक्टाहेड्रल होगी। ऑक्टाहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल कैसे बनता है? दिस इज ऑक्टाहेड्रल। स्क्वायर बाई पिरामिडल का दूसरा नाम ऑक्टाहेड्रल है। स्क्वायर बाई पिरामिडल, स्क्वायर बाई पिरामिडल को ही हम क्या बोलते हैं? ऑक्टाहेड्रल। तो कोऑर्डिनेशन नंबर क्या डिफाइन कर रहा है? ज्योमेट्री डिफाइन कर रहा है। क्यों डिफाइन कर रहा है? क्योंकि सेकेंडरी वैलेंसीज डायरेक्शनल होती है, एंड दीज ज्योमेट्रीज, ये जो ज्योमेट्रीज हैं आर कॉल्ड कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रॉन। इस चैप्टर के बेसिस में ज्योमेट्रीज को हम बोलते हैं कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रॉन। क्या बोलते हैं? कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रॉन। समझ गए इतना? कोई डाउट है किसी को? नहीं। अगर कोई डाउट नहीं है तो यही है वार्नर थ्योरी। एग्जांपल देखते हैं। एक कॉम्प्लेक्स लिखा है CO NH3 का होल 6 Cl3। कहता है कि इस कॉम्प्लेक्स में प्राइमरी वैलेंसी बताओ। तो मैं कहूँगा प्राइमरी वैलेंसी तो होता है ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल मेटल। ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल मेटल, तो मान लो सेंट्रल मेटल कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन स्टेट है X, अमोनिया 0, Cl-1, 3 Cl-3 इज इक्वल टू 0। तो X इज इक्वल टू कितना? +3। तो प्राइमरी वैलेंसी मतलब ऑक्सीडेशन स्टेट, आंसर इज +3। हाँ या ना? हाँ, क्लियर। और प्राइमरी वैलेंसी इज +3 कौन सेटिस्फाई कर रहा? 3 Cl-, 3 क्लोराइड आयन प्राइमरी वैलेंसी को सेटिस्फाई कर रहे हैं। आज ही तो बताया मैंने कि प्राइमरी वैलेंसीज को कौन सेटिस्फाई करता है? एनायंस। +3 क्यों आया? 3 Cl- की वजह से आया। +3 क्यों आया? 3 Cl- की वजह से आया। जे लेवल की नको जे लेवल, जे लेवल। ओके। सेकेंडरी वैलेंसी क्या बताता है? कोऑर्डिनेशन नंबर बताता है। कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है? नंबर ऑफ लीजेंड्स कितने? 6। हाँ या ना? हाँ। प्राइमरी वैलेंसी साइन के साथ आएगा क्योंकि वो ऑक्सीडेशन स्टेट है। सेकेंडरी वैलेंसी साइन के साथ नहीं आएगा क्योंकि वो कोई चार्ज नहीं है, वो जस्ट एक नंबर है। और 6 कोऑर्डिनेशन नंबर है। 6 सेकेंडरी वैलेंसीज को कौन सेटिस्फाई कर रहा है? 6 अमोनिया सेटिस्फाई कर रहा है। जो लोग सेकेंडरी वैलेंसी को सेटिस्फाई कर रहे हैं वो सॉलिड लाइन से आएंगे, जो प्राइमरी वैलेंसी को सेटिस्फाई कर रहे हैं वो डॉटेड लाइन से आएंगे। इसका स्ट्रक्चर कैसे बनेगा? कोबाल्ट स्ट्रक्चर बना रहे, ज्योमेट्री नहीं, अटैचमेंट दिखा रहे, कोबाल्ट। 6 अमोनिया सेकेंडरी वैलेंसी को सेटिस्फाई करते हैं। सेकेंडरी वैलेंसी को हम सॉलिड लाइन से बनाते हैं। 6 सॉलिड लाइन बना दो, बन गई। कैसे भी बनाओ कोई फर्क नहीं पड़ता। इधर इधर को बनाओ, इधर इधर को बनाओ, कैसे भी बनाओ, देयर इज नो मीनिंग कि आप कैसे बना रहे हैं। 6 सॉलिड लाइन आएंगी क्योंकि 6 सेकेंडरी वैलेंसी हैं। सेकेंडरी वैलेंसी को हम सॉलिड लाइन से रिप्रेजेंट करते, NH3। हाँ या ना? हाँ। प्राइमरी वैलेंसी को कौन सेटिस्फाई कर रहा? 3 Cl-, तभी तो +3 उसका प्राइमरी वैलेंसी आया। और जो भी प्राइमरी वैलेंसीज होंगी उसको हम डॉटेड लाइन से लिखेंगे। 3 Cl-, 3 सेल बनाना है, कहीं भी बनाओ, 3 डॉटेड लाइन बना दो, कैसे भी बनाओ फर्क नहीं पड़ता। 1 2 3, पहला Cl, दूसरा Cl, तीसरा Cl। तो इसे देखकर इसे बनाना और इसे देखकर इसे बनाना, दोनों आना चाहिए। अगर ये मेरे पास बना और कॉम्प्लेक्स का फार्मूला पूछा गया तो मैं ऐसा लिखूंगा CO NH3 का होल 6 डब्बे के अंदर Cl3, ये डब्बे के बाहर चले जाएंगे क्योंकि ये प्राइमरी वैलेंसीज है। समझा कि नहीं समझा? समझा। कोई दिक्कत है यहां तक? नहीं। ओके, आगे समझते हैं। दूसरा एग्जाम्पल, अगला एग्जाम्पल देखो। नेक्स्ट लिखा हुआ है, कुछ ऐसा लिखा है, ध्यान से देखो। CO NH3 का होल 5 Cl2, ये कॉम्प्लेक्स लिखा हुआ है। कहता है कि इसकी
प्राइमरी वैलेंसी बताओ। तो मेरे दिमाग में आएगा प्राइमरी वैलेंसी होता क्या, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल मेटल। तो मैं इस कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने की कोशिश करूंगा। कोबाल्ट का X, अमोनिया का 0, दिस Cl -1, दिस Cl -1, 2 है, -2 इज इक्वल टू 0। तो X इज इक्वल टू आ जाएगा +3। तो प्राइमरी वैलेंसी कितना आया, साइन के साथ आएगा +3। सेकेंड पॉइंट कहेगा अच्छा प्राइमरी वैलेंसी तो +3 आया, सही बात है। प्राइमरी वैलेंसी को सेटिस्फाई किसने किया है, तो ये Cl भी प्राइमरी वैलेंसी को सेटिस्फाई कर रहा है क्योंकि इसका भी -1 यहाँ पर आया है, और ये Cl भी प्राइमरी वैलेंसी को ही सेटिस्फाई कर रहे हैं। मतलब 3Cl- जो हैं वो प्राइमरी वैलेंसी को सेटिस्फाई कर रहे हैं। प्राइमरी वैलेंसीज आर सेटिस्फाइड बाय एनायंस। बात करेंगे सेकेंडरी वैलेंसी की। सेकेंडरी वैलेंसी क्या होता है, कोऑर्डिनेशन नंबर होता है। अच्छा, और कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, नंबर ऑफ लीजेंड्स। काउंट कर लो बेटा, 5 अमोनिया 1 क्लोराइड, कितना 6। सेकेंडरी वैलेंसी 6 है, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, लेकिन इस 6 को सेटिस्फाई किसने किया है, तो आप कहेंगे 5 अमोनिया ने किया है। 5 अमोनिया और 1 Cl- जो है इसकी सेकेंडरी वैलेंसी को सेटिस्फाई कर रहा है। तो मैं आपसे पूछूंगा यार, ये Cl जो है, Cl- जो है, ये Cl- इसकी प्राइमरी वैलेंसी को भी सेटिस्फाई कर रहा था, और ये Cl- इसकी सेकेंडरी वैलेंसी को भी सेटिस्फाई कर रहा है। ये Cl- इसकी प्राइमरी वैलेंसी को भी सेटिस्फाई कर रहा है, ये Cl- इसकी सेकेंडरी वैलेंसी को भी सेटिस्फाई कर रहा है। इसका मतलब ये जो Cl- है ये डुअल नेचर शो कर रहा है। सेकेंडरी वैलेंसी को भी सेटिस्फाई कर रहा है, सॉलिड लाइन से अटैच्ड होगा। प्राइमरी वैलेंसी से भी इसको भी सेटिस्फाई कर रहा है, डॉटेड लाइन से अटैच्ड होगा। मतलब अगर मैं इसको बनाना चाहूं तो ऐसा बनाऊंगा, कोबाल्ट, गौर से सुनना, गौर से। सेकेंडरी वैलेंसी 5 अमोनिया है, 1 क्लोराइड है, मतलब टोटल 6 लाइन आएंगी, 1 2 3 4 5 6। 5 अमोनिया, 1 2 3 4 5 और 1 Cl। अब आते हैं प्राइमरी वैलेंसी। प्राइमरी वैलेंसी को 3 Cl- सेटिस्फाई कर रहे हैं, 3 Cl, जिसमें से 2 बाहर हैं, 2 बाहर है, मतलब डॉटेड लाइन Cl, डॉटेड, अरे यार, डॉटेड लाइन Cl, और ये वाला Cl भी तो डुअल बिहेवियर शो कर रहा है। ये सेकेंडरी को भी सेटिस्फाई कर रहा है, प्राइमरी को भी सेटिस्फाई कर रहा है, तो दोनों लाइन बनेंगी। फिर से देखो, ये वाला सिर्फ प्राइमरी वैलेंसी, ये वाला सिर्फ प्राइमरी वैलेंसी, लेकिन ये प्राइमरी वैलेंसी भी शो कर रहा है और सेकेंडरी वैलेंसी भी शो कर रहा है। तो दिस Cl हैव डुअल बिहेवियर या डुअल नेचर। इट सेटिस्फाई प्राइमरी वैलेंसी एज वेल एज सेकेंडरी बोथ वैलेंसी। क्लियर हो गया इतना, कोई डाउट है किसी को यहाँ तक, नहीं क्लियर। ओके, अगला क्वेश्चन देखो, अगर मैं कुछ ऐसा बनाऊं, पूछो कैसा, ऐसा CO NH3 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 Cl Cl एंड दिस Cl, ऐसा लिखा मैंने, और आपसे पूछा कि इसको देखकर फॉर्मूला बताओ कॉम्प्लेक्स का क्या होगा, फॉर्मूला ऑफ कॉम्प्लेक्स क्या होगा। तो आप सबसे पहले सेंट्रल मेटल को पढ़ो, कोबाल्ट। सॉलिड लाइन को देखो, सॉलिड लाइन कितने अमोनिया, 4 अमोनिया, तो NH3 का होल 4, और 2 Cl भी तो सॉलिड लाइन में है, तो 2 Cl अंदर कर दो, Cl2, हाँ या ना, हाँ, और 1 Cl सिर्फ डॉटेड लाइन में है, तो 1 Cl को बाहर कर दो। तो कॉम्प्लेक्स का फार्मूला क्या आ गया, CO NH3 का होल 4, NH3 का होल 4, Cl2 अंदर आएगा, ये दोनों Cl अंदर आएंगे, और ये वाला Cl बाहर चला जाएगा। क्लियर। अगर मैं कहूं कि कौन कौन प्राइमरी वैलेंसी को सेटिस्फाई कर रहा है, कौन कौन सेकेंडरी वैलेंसी को सेटिस्फाई कर रहा है, और कौन दोनों वैलेंसी को सेटिस्फाई कर रहा है, तो ध्यान से सुनना, सेकेंडरी वैलेंसी सेटिस्फाइड, सेकेंडरी वैलेंसी सेटिस्फाइड, सेकेंडरी, ये भी सेकेंडरी वैलेंसी को सेटिस्फाई कर रहा है, ये प्राइमरी वैलेंसी को सेटिस्फाई कर रहा है, और ये दोनों वैलेंसी को सेटिस्फाई कर रहे हैं, प्राइमरी को भी वैलेंसी सेटिस्फाई कर रहे हैं और सेकेंडरी को भी सेटिस्फाई कर रहे हैं। क्लियर हो गया इतना, कोई कंफ्यूजन नहीं आता है, नहीं, नो कंफ्यूजन। अगर नो कंफ्यूजन तो जरा आगे का कॉन्सेप्ट ध्यान से समझो, ठीक है, ओके। अगली बात, और बहुत ही इंपॉर्टेंट बात, कहता है कि कॉम्प्लेक्स है COCl3.6NH3, COCl3.6NH3। इस कॉम्प्लेक्स की रिएक्शन जब हम एक्सेस ऑफ सिल्वर नाइट्रेट के साथ करते हैं, एक्सेस ऑफ सिल्वर नाइट्रेट के साथ करते हैं, तो AgCl का
व्हाइट प्रेसिपिटेट मिलता है। AgCl का क्या मिलता है? व्हाइट प्रेसिपिटेट। मतलब जरूर ये कॉम्प्लेक्स Cl माइनस को फर्निश कर रहा होगा। किसको फर्निश कर रहा होगा? Cl माइनस को फर्निश कर रहा होगा, तभी Cl माइनस आयोनाइज होकर Ag प्लस के साथ कंबाइंड होकर AgCl का व्हाइट प्रेसिपिटेट दे रहा है। बोल सही कि गलत? सही। इसका मतलब कि Cl माइनस कहाँ पर प्रेजेंट होंगे? आयोनाइजेबल स्पेयर पे प्रेजेंट होंगे, मतलब डब्बे के बाहर प्रेजेंट होंगे। अब क्वेश्चन कहता है, क्या कहता है कि 3AgCl प्रेसिपिटेट हुए। अब अगर 3AgCl प्रेसिपिटेट होंगे तो ये कॉम्प्लेक्स 3Cl माइनस को फर्निश करेगा, और ये 3Cl माइनस को फर्निश तभी कर सकता है जब तीनों के तीनों Cl डब्बे के बाहर हो, तभी तो वो फर्निश होंगे ना। डब्बे के अंदर होंगे तो आयोनाइज नहीं होंगे। मतलब तीनों के तीनों Cl डब्बे के बाहर हो, मतलब कॉम्प्लेक्स का फार्मूला क्या होगा? क्वेश्चन कहता है कॉम्प्लेक्स का फार्मूला बताओ। CONH3 का होल 6, CONH3 का होल 6 Cl3। अब मुझे बताओ, जब मैं इसको एक्सेस ऑफ सिल्वर नाइट्रेट के साथ ट्रीट करूंगा तो क्वेश्चन, ये कॉम्प्लेक्स अपने एक्वस सोल्यूशन में 3Cl माइनस रिलीज करेगा। 3Cl माइनस 3Ag प्लस के साथ कंबाइंड होकर 3AgCl बना लेंगे, मतलब ये कॉम्प्लेक्स का फार्मूला होगा। क्लियर? टोटल कितने आयंस ये फर्निश करेगा? तो टोटल 4 आयंस को फर्निश करेगा। 3Cl माइनस और एक ये डब्बा वाला, 3Cl माइनस एक ये डब्बा वाला, टोटल 4 आयंस मिलेंगे। हाँ या ना? हाँ। अगर मैं कहूँ कि 2AgCl प्रेसिपिटेट हो रहे हैं, मतलब ये डब्बा 2Cl माइनस को रिलीज कर रहा है, 2Cl माइनस को रिलीज कर रहा है, मतलब 2Cl डब्बे के बाहर होंगे, 1Cl डब्बे के अंदर होगा। अब मेरी एक बात बहुत ही ध्यान से सुनो, इंपॉर्टेंट, जो 2 लेक्चर बाद आएगा कि कोबाल्ट +3 ऑक्सीडेशन स्टेट पर जब होता है तो उसका जो कोऑर्डिनेशन नंबर है वो ऑलवेज 6 होता है। कोबाल्ट 3+ पे, ये कोबाल्ट +3 पर है, चेक कर लो, -3 दिस इज 0, +3 आ जाएगा। कोबाल्ट जब +3 पर होगा कोऑर्डिनेशन नंबर 6 आना है। 2AgCl प्रेसिपिटेट हो रहे हैं, मतलब 2 Cl बाहर जाएंगे, 1 Cl अंदर आएगा। अगर 1 Cl अंदर आना है तो अमोनिया को एक कम होना पड़ेगा, अमोनिया को एक कम होना पड़ेगा, तब 5 और 1 6 होंगे। ये रूल है, आपको याद है? कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ सेंट्रल मेटल इज फिक्स। क्या बोला? कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ सेंट्रल मेटल इज फिक्स। तो अगर यहाँ 6 है तो यहाँ भी 5 और 1 6, तो एक अमोनिया कहाँ जाएगा? .NH3 बाहर भेज दो। जैसे एक्वस होता है वैसे अमोनिएटेड होता है, .NH3। अब क्वेश्चन, ये कॉम्प्लेक्स जब आयोनाइज होगा तो 2Cl माइनस रिलीज करेगा और 2Cl माइनस एक्सेस ऑफ सिल्वर नाइट्रेट के साथ रिएक्ट करके 2AgCl प्रेसिपिटेट करेंगे। तो ये कॉम्प्लेक्स का फार्मूला होगा। टोटल कितने आयंस बनेंगे? तो 2 Cl माइनस आएंगे और एक ये डब्बा आएगा, तो टोटल 3 आयंस आएंगे, जिसमें से 2 Cl माइनस होंगे, एक डब्बा, 2 Cl माइनस 2 AgCl बना लेंगे। अगर मैं आपसे कहूँ कि एक ही AgCl प्रेसिपिटेट हो रहा है, मतलब ये डब्बा 1 Cl माइनस को रिलीज कर रहा है, मतलब 1 Cl डब्बे के बाहर, 2 अंदर, 2 अंदर, तो 2 Cl माइनस और टोटल 6 होना है, तो 4 अमोनिया हो जाएंगे। CONH3 का होल 4 Cl2, 1 Cl बाहर रहेगा, .2NH3, आप चाहो तो NH3 लिखो या ना लिखो, हटा दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, प्लस एक्सेस ऑफ सिल्वर नाइट्रेट। टोटल कितने आयंस फर्निश होंगे? 1 Cl माइनस 1, ये मतलब 2 आयंस। समझ रहे इस बात को? ठीक है, कोई डाउट यहाँ तक? नहीं। अगला क्वेश्चन, अगर मैं कहूं कि नो AgCl प्रेसिपिटेटेड, नो AgCl प्रेसिपिटेट, मतलब यहां से कोई भी Cl माइनस फर्निश नहीं होगा, मतलब सारे Cl अंदर होंगे, तो सारे Cl अंदर मतलब 3 Cl अंदर, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 रखना है, मतलब NH3 का होल 3, 3 3 6, 4 2 6, 5 1 6, 6 6 क्यों? क्योंकि ये रूल है, CO3+ पे कोऑर्डिनेशन नंबर 6 आपको सिखाया जाएगा आगे, प्लस AgNO3 एक्सेस। मैं आपसे कहूं कि टोटल कितने आयंस फर्निश करेगा? आप कहेंगे टोटल 0 आयंस फर्निश करेगा। बोलो हाँ या ना? हाँ। कोई डाउट है यहाँ तक? नहीं। तो ये टोटल 4 आयंस फर्निश करेगा, जिसमें 3 Cl माइनस होंगे तो 3 AgCl प्रेसिपिटेट। ये टोटल 3 आयंस फर्निश करेगा, जिसमें 2 Cl माइनस 2 AgCl। ये टोटल 2 आयंस फर्निश करेगा, जिसमें से 1 Cl माइनस तो 1 AgCl। ये कोई भी आयन फर्निश नहीं करेगा तो कोई Cl माइनस ही फर्निश नहीं होंगे, मतलब Cl माइनस प्रेसिपिटेट नहीं हो सकता, मतलब AgCl बनने वाला नहीं है। क्लियर हुआ इतना? कोई डाउट है किसी को यहाँ तक? नहीं। अगर इतनी बात आप समझे तो नेक्स्ट पॉइंट को जरा गौर से समझना। हाँ, कोई कह सकता है सर 3 अमोनिया कहाँ गए? तो ये 3 अमोनिया लिखे हुए हैं बाहर, .3NH3, चाहो लिखो या ना लिखो, चाहो तो गायब कर दो इन अमोनिया को। हो गया इतना? ठीक। आगे देखो, नेक्स्ट पॉइंट कहता है कि जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी है, किसी भी सोल्यूशन की इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी या फिर मोलर कंडक्टिविटी, मोलर कंडक्टिविटी आप पढ़ते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में, या फिर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। कौन सी प्रॉपर्टी? कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, मोलर कंडक्टिविटी या कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, ये सब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है नंबर ऑफ आयंस के इन सोल्यूशन।
सोल्यूशन में जितने ज़्यादा आयंस होंगे उतने ज़्यादा उस सोल्यूशन की कंडक्टिविटी होगी, उतने ज़्यादा उस सोल्यूशन की कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज होगी। आप जानते हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी नंबर ऑफ आयंस पे डिपेंड करती है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे डिपेंड करती है। तो अभी अभी मैंने आपको 4 कॉम्प्लेक्सेस बताए, 4 कॉम्प्लेक्सेस, ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा। अगर इन चारों कॉम्प्लेक्सेस के एक्वस सोल्यूशन की इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी लिखी जाए तो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इसकी होगी, क्योंकि 4 आयंस, फिर इसकी 3 आयंस, फिर इसकी 2 आयंस, फिर इसकी 0 आयंस। तो मैं लिखता हूँ यहाँ पर सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इन अबव 4 कॉम्प्लेक्सेस विल बी CO NH3 का होल 6 Cl3, देन CO, मुझे अंदर 6 मेंटेन रखना है क्योंकि कोऑर्डिनेशन नंबर फिक्स होता है, होल 5 Cl, बाहर 2 Cl बचेंगे, 5 और 1 6, 2 चीज़ें फिक्स है सभी कॉम्प्लेक्सेस में, कोऑर्डिनेशन नंबर 6, ऑक्सीडेशन स्टेट +3, देन CO NH3 का होल 4 Cl2 Cl एंड एट द लास्ट CO NH3 का होल थ्राइस Cl3। अगर मैं कहूँ कि यहाँ कितने टोटल आयंस मिलेंगे तो आप कहेंगे 4 आयंस, हेयर इज अ 3 आयंस, हेयर इज अ 2 आयंस एंड हेयर इज द 0 ions. So this is order of electrical conductivity or molar conductivity or colligative properties of the solution of the complexes. इन सभी कॉम्प्लेक्सेस पे कोबाल्ट 3+ प्राइमरी वैलेंसी पर कोऑर्डिनेशन नंबर मतलब सेकेंडरी वैलेंसी 6 शो कर रहा है। इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट, ये हम बाद में पढ़ने वाले हैं। इसी का बेसिस बना के देखो 6, 5 1 6, 4 2 6, 3 3 6, और हर जगह प्राइमरी वैलेंसी +3, दिस इज +3, दिस इज +3, दिस इज +3, हाँ या ना। ये डुअल बिहेवियर, डुअल बिहेवियर, डुअल बिहेवियर। समझ में आया इतना? तो आज के लेक्चर पे इतना ही। क्लास ओवर। एक और एग्जांपल लेना है जो नेक्स्ट लेक्चर पर होगा। अभी के लिए